नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित बच्ची से बलात्कार कांड की, अयोध्या में बच्ची से बलात्कार कांड की। और अयोध्या आप जानते हैं देश में दुनिया में श्री राम के नाम से मशहूर है। और यहाँ जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस एक विश्व स्तरीय आप बोलिए घटना हुई है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल के तौर पर इसे माना गया। और इस अयोध्या में जब बीजेपी की हार हुई थी तो इसको भी एक अलग नज़रिए से देखा गया। अब इसी अयोध्या में बच्ची से बलात्कार की जघन्य घटना होती है। बच्ची से सामूहिक बलात्कार होते हैं और बलात्कार करने वाला व्यक्ति, उसके यहाँ ये बच्ची काम करती है, 12 साल की उम्र है, गर्भवती हो जाती है, इससे बलात्कार होते हैं और फिर वीडियो बनाए जाते हैं और उसके बाद परिवार को और बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता है, कुकर्म के लिए बाध्य किया जाता है, लगातार कुकर्म चलता है। ये वाकया रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। लेकिन हमारे देश में बलात्कार की घटना चाहे जितनी जघन्य हो, इसको देखने का नज़रिया नहीं बदलता। अव्वल तो पुरुषवादी सोच होती है बलात्कार को, उस घटना को दबाने की, और अब एक नई सोच डेवलप हो गई है कि बलात्कारी किस जाति का है, किस धर्म का है, और जिससे बलात्कार हुआ है वह तो आमतौर पर दबे कुचले वर्ग से आता ही है। वो जो ताज़ा घटना जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पर राजनीति हो रही है, वो घटना अयोध्या में बच्ची से बलात्कार की है। और बलात्कार करने वाला व्यक्ति मुसलमान है। बलात्कार करने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता है। बलात्कार करने वाला व्यक्ति प्रशासन पर स्थानीय कारणों से प्रभाव भी रखता है। लेकिन बलात्कार करने वाली जो जमात है, उस जमात में मुस्लिम तो है ही, हिंदू भी हैं। मगर चर्चा इस रूप में होती है कि बलात्कार करने वाला व्यक्ति चूंकि बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, क्षमा कीजिएगा, नेता है और मुसलमान है, तो ये दोनों बातें बीजेपी को राजनीतिक रूप से सूट करती हैं। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था, इस घटना पर जो चर्चा हो रही है उस बारे में कहा था एक दूसरी घटना के संदर्भ में, और वो घटना थी छेड़खानी की घटना। 14 लोग पकड़े गए थे। उसमें मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 नाम चुनकर सदन में सुनाए थे। एक नाम यादव था, दूसरा नाम मुसलमान था, और उन दोनों को उन्होंने सद्भावना वाले कहकर पुकारा और कहा कि इन सद्भावना ट्रेन इनके लिए चलेगी, बुलेट ट्रेन भी इनके लिए चलेगी। आप समझ सकते हैं, सद्भावना ट्रेन बोल करके उन्होंने एक संदेश दिया समाजवादी पार्टी के लिए, और बुलेट ट्रेन कह करके भी उन्होंने अपने ही पुराने बयान की याद दिला दी, जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटी कि वो लोग जिनके बारे में वो कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, चाहे अतीक अहमद हो, उनके भाई हो, उसके भाई हो, या फिर एक और अंसारी हो, दूसरे क्रिमिनल्स, उसको जिनके ऊपर क्राइम का दाग था, जो जेल में थे, जो दागी थे, उनकी हत्या हो जाती है। पुलिस कस्टडी में भी हत्या होती है। पुलिस के सामने कोई आता है, गोली मारकर चला जाता है सारे कैमरे के सामने। लेकिन फिर विधानसभा में दोहराया भी जाता है कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। यानी ऐसा लगता है कि जो घटनाएं घटी हो वो मारने वाला कोई भी दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में इसको अंजाम देने की घोषणा जो की गई थी सदन में, वो
उसको सच साबित करके दिखाया गया। अब इस पृष्ठभूमि में देखिए कि एक बार फिर मुसलमान और समाजवादी पार्टी का नाम शामिल है, तो बीजेपी के लिए ये एक राजनीतिक मसाला बना हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी कई घटनाओं में बीजेपी के नेता बलात्कार की ही घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनके बीजेपी आईटी सेल के लोग शामिल रहे हैं, लेकिन हर घटना में बलात्कार की जो जघन्य घटना होती है उसमें बीजेपी जहां गलत होती है तो हम गलत कहते हैं, और इसलिए भी कहते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए वहाँ ताकत का बेजा इस्तेमाल वहाँ होता है, प्रशासन का दुरुपयोग होता है, तो फरियादी को न्याय मांगने में दिक्कत होती है, और जब जब फरियादी को न्याय मांगने में दिक्कत हो तो आवाज़ उतनी ही शिद्दत से बुलंद की जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान मामले में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया है, तो समाजवादी पार्टी का भी एक कर्तव्य है कि नहीं है कि वो, चूंकि घटना जघन्य है, जघन्य प्रवृत्ति की है, बच्ची 12 साल की है, दलित बच्ची है, निषाद समुदाय से आती है, उसका कोई सहारा नहीं है, आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर है, तो उसके लिए कौन बोलेगा? समाजवादी पार्टी का पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि वो इस घटना में अपने जिस नेता का नाम आया है मोईद खान, उसको तुरंत तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि वो बेदाग बरी होकर नहीं आ जाता। यह फौरी कदम होना चाहिए। अब सब कुछ साबित हो ही जाएगा तो आपके एक्शन का मतलब क्या होगा? जब सब मुकदमा में ही तय होना है तो मुकदमे में भी तो ताकत का इस्तेमाल होता है, जुडिशियरी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक को प्रभावित करने की कोशिश होती है। बेचारी दलित कैसे लड़ेगी जब ताकतवर लोग, रसूखदार लोग, राजनीतिक लोग शामिल होंगे, आरोपी होंगे, कुकर्म करने वालों में नाम होगा उनका, तो उससे एक बच्ची कैसे लड़ेगी? तो समाजवादी पार्टी का पहला कर्तव्य होना चाहिए था सस्पेंशन उस नेता का जिसका नाम आ रहा है। अब इसके बगैर आप ये कहें कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो राजनीति करने का हक राजनीतिक दलों को है, और बच्ची से कुकर्म जैसे मामले में कोई भी दल अगर आवाज उठाता है तो उसको हम नाजायज नहीं मानते। जब बीजेपी के नेता शामिल होते हैं तब भी हम उनके खिलाफ उठती आवाज़ को नाजायज नहीं मानते, और जब किसी कुकर्म में समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी के नेता का नाम होगा तो उसके खिलाफ उठती आवाज़ को भी हम नाजायज नहीं मानते। बच्ची के साथ, पीड़िता के साथ खड़ा होना, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना हम सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए। बेसिक लाइन है, बेसिक, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज का कोई भी क्षेत्र हो, देखने का तरीका यही होगा कि पीड़ित के साथ हम खड़े हैं या नहीं। अगर हम पीड़ित के साथ खड़े नहीं दिखते तो इसका मतलब हम भी गुनहगारों की श्रेणी में हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बात उछाली गई है, वो है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट किस बात के लिए होता है? डीएनए टेस्ट कि जो भ्रूण पल रहा है उसका डीएनए टेस्ट हो तो उसके पिता का पता चल सकता है, लेकिन जब सामूहिक बलात्कार की घटना होती है तो उसमें पिता का पता चल जाने से सारे बलात्कारियों का पता नहीं चलता। बलात्कारियों की संख्या चाहे जितनी हो, पिता एक ही होगा, यही बायोलॉजिकल फैक्ट है। कोई भी संकर औलाद नहीं होती, कोई भी दोगला नहीं होता। जो गालियां प्रचलित हैं कि दो बाप की संतान कोई नहीं हो सकता,
एक ही बाप का संतान होगा। इसीलिए डीएनए की मांग जो समाजवादी पार्टी ने की है, ये बहुत ही तर्कहीन लगता है। क्यों कर रहे हैं आप डीएनए की मांग? दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, ये तो फैक्ट है ना। बलात्कार करने वालों की में जिसके नाम है वो सामने आए हैं। आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जांच तो होने दीजिए। जांच होगा, जांच होने तक जिसके भी नाम आए हैं उसको हम बरी नहीं कर सकते। ये आम चोरी डकैती की घटना नहीं है, भ्रष्टाचार की घटना नहीं है, ये बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घटना है। जिसका भी नाम आएगा पहले हम उसको शक की ही निगाह से देखेंगे, जांच एजेंसियों पर भरोसा करेंगे और न्यायालय पर भी भरोसा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये नहीं कर रही है। डीएनए का सवाल उठा करके आप एनडीए को मजबूत कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। डीएनए का सवाल उठाकर आप एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। आप देखिए बहन मायावती जी ने क्या कहा है कि दलित के साथ बलात्कार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को डीएनए टेस्ट सोचता है। इससे पहले कितनी बार उन्होंने ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट की मांग की है। क्या ये दलित के साथ अन्याय नहीं है? दलित पीड़िता के साथ अन्याय नहीं है? आप पीड़िता के साथ खड़े कहां हो? ये मायावती जी के प्रश्न से सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक रूप से मैं अखिलेश यादव को आमतौर पर करेक्ट मानता हूं, लेकिन इस घटना में उनका रुख अपराधियों के खिलाफ दिख नहीं रहा है। आप हो सकता है कि आप अपराधी के खिलाफ हो, अपराध के खिलाफ हो, लेकिन दिखना भी जरूरी है अखिलेश यादव जी। दिखना भी जरूरी है कि आप अपराधियों के खिलाफ हैं, अपराध के खिलाफ हैं। इसके बिना एक आप अपॉर्चुनिटी भी खोते हैं। कल को ऐसी ही घटना घटेगी या पहले भी ऐसी घटना घटी है जिसमें आरोपी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तब क्या आप कहेंगे? तब कहेंगे कि वहां भी डीएनए की जांच होने दीजिए। उस समय आप उल्टा बोलेंगे कि यहां हम डीएनए की जांच नहीं मांगते हैं, यहां बीजेपी के नेता को पहले अंदर करो। दो तरह की बातें होंगी क्या? हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा रहने की सियासत को मजबूत करना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता है तो लानत है ऐसी सियासत पर। लानत है ऐसी सियासत पर जो पीड़ित के साथ खड़ा होने में आपको शर्मिंदगी पैदा करने के लिए विवश करती है। बहुत सारी घटनाएं हुई, हम बहुत मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं कि जो बीएचयू में घटना घटी थी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले तीनों युवक बीजेपी आईटी सेल के थे, उसका क्या हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों का क्या हुआ। क्यों नहीं बीजेपी ने उनको उनके पद से इस्तीफा दिलाने के लिए तुरंत मजबूर किया? इतना देर क्यों लगा? क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों कुश्ती फेडरेशन पर आज भी बृजभूषण शरण सिंह के लिए लोगों का कब्जा है? क्यों महिला पहलवान आज भी असुरक्षित हैं, उनको वातावरण नहीं मिल रहा है? ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल हम उठाते हैं, और इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें सच के लिए आवाज़ उठाने का मादा है, क्योंकि हमें पीड़ित और पीड़िताओं के साथ खड़े होने का मादा है। यह हम मादा लूज नहीं करने वाले। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन पीड़ित के साथ खड़ा होना, पीड़िता के साथ खड़ा होना बिल्कुल डिफरेंट मामला है। इस पर अगर कोई बात अगर आड़े आती है तो यह गलत है। और यहाँ निश्चित रूप से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के रुख ने इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के लिए मुश्किल हालात पैदा किए हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अयोध्या में जिस पीड़ित परिवार के साथ में गुनाह हुआ है, उस परिवार के घर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई विजिट करें। मैं अपेक्षा रखता हूं, और विजिट करने से किसी की राजनीति खराब नहीं होनी चाहिए। पीड़िता के घर जाना, दुख को दूर करना, आंसू पोंछना, ये
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का स्वभाव रहा है। इस स्वभाव को राजनीति के कारण दबना नहीं चाहिए। इस कारण संकोच नहीं होना चाहिए कि अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। होता है तो हो, ऐसे नुकसान से परवाह अगर इसकी करेंगे तो राजनीति में बड़े फलक पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अव्वल तो समाजवादी पार्टी को करेक्शन करना चाहिए, तुरंत आरोपी को अपनी पार्टी से निलंबित करना चाहिए और पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को, जिसमें कांग्रेस भी है, उनको भी इसी रुख पर चलना चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे तब देश में आप बोलने की जो आवाज़ है, उस आवाज़ में वजन पैदा करेंगे। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आपकी आवाज़ का वजन गिर जाता है, आपकी बात की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आपकी सियासत भी स्तरहीन हो जाती है। इसीलिए अयोध्या की घटना से सबक लीजिए और इमीडिएट पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का मादा दिखलाइए अखिलेश जी। डीएनए का सवाल उठाकर एनडीए को मजबूत मत कीजिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। धन्यवाद।